तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है, और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग बताइए मेरे साथ कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे। ठीक है, और प्राचीन इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा से 3 भाग में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। वैसे इतिहास काल का वैसे कालखंड जिसके विषय में कोई लिखित जानकारी नहीं उपलब्ध है, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा था। वैसे इतिहास का वैसे कालखंड जिसमें लिखित जानकारी तो मिल गया था लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया था, जैसे हड़प्पा के काल को, और हड़प्पा के पहले काल को प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल कब से माना जाएगा, तो हड़प्पा से पहले के काल के प्रागैतिहासिक काल माना जाएगा, और आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा के काल को माना है, क्योंकि हड़प्पा के काल में लिखावट तो खोज हो गया था लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें जो है लिखित भी प्रमाण मिला है और इसका अर्थ भी समझ सके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे हम क्या पढ़े थे कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या थे। हम लोग ये पढ़ रहे थे ना पिछले बार वीडियो में कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या थे, तो उसको भी हम लोग 3 भाग में देख रहे थे। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत, और तीसरा था विदेशी स्रोत। ठीक है, ये 3 जानकारी ये 3 स्रोत के जरिए से हम लोग प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त। तो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे और उस वक्त हम बताए थे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में कौन कौन से चीज आते हैं। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी चीज आते हैं। पहला था अभिलेख, दूसरा था भवन एवं स्मारक, तीसरा था मूर्ति कला। ये सब देखिए आपको पहले ही लिखा चुके हैं। ठीक है, इसको फिर सिर्फ रिवाइज के लिए बता रहा हूं। चौथा था चित्रकला, पांचवा था सिक्का, और छठा था अवशेष। ये कुल 6 प्रकार के स्रोत के 6 प्रकार जो है हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अभिलेख, भवन स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्का और अवशेष। ठीक है, जिसमें हम अभिलेख के विषय में बता दिए थे। ठीक है, और अभिलेख के विषय में हम कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे कि हाथी गुम्फा का अभिलेख ये किस शासक के संबंध में है, तो ये है कलिंग राजा खारवेल के संदर्भ में। आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, जो हम बता रहा हूं उसको रिवाइज करते रहिए, और जब हम पूछते हैं तो उसको कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भवन एवं स्मारक के विषय में। ठीक है, हम लोग जो है इसमें आज भवन और स्मारक के अंतर्गत में क्या क्या चीज को जानकारी लेते हैं और किस चीज से हम लोग इस भवन और स्मारक के दायरे में क्या क्या आता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए भवन एवं स्मारक में मूल रूप से उस समय बने मंदिरों को और उसके शैली के विषय में जानते हैं। ठीक है, भवन एवं स्मारक में उस समय के बनी मंदिरों को और उसके किस शैली के मंदिर बने हुए थे। देखिए इसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ये शैली क्या लिख दिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है क्योंकि उस वक्त जो है कई राजा थे, जैसे बताया ना कि अभिलेख के विषय में आपको पढ़ाए थे कि कलिंग राजा थे खारवेल के समय में, उसके बाद गुप्त वंश के शासकों ने, जो हम प्राचीन इतिहास में आगे पढ़ेंगे, तो उस वक्त के शासकों ने एक तो पुरातात्विक अभिलेख का विषय में बनाए थे। ठीक है, और उसी समय कुछ शासकों ने मंदिर बनाया था और अपने अपने शैली से। ठीक है, तो उसके विषय में ही पढ़ेंगे कि किस किस शैली का निर्माण किन शासकों ने और कहां पर आज भी वो मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है नागर शैली।
ठीक है। देखिए जो हम बताए थे ना कि मंदिर जो है किस शैली के बने हुए थे, जो उस वक्त के मंदिर अलग अलग शैली के बनाया गया था। ठीक है, तो उसी में एक है नागर शैली। इसमें इस शैली के द्वारा कौन कौन से चीज क्या क्या इसमें इसकी विशेषता है, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नागर शैली जो है उत्तर भारत में विशेषकर प्रचलित था। नागर शैली का जो विकास हुआ था वो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य तक में प्रचलित था। ठीक है, और इस शैली में क्या प्रमुख उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा में है और ये आज भी पर्यटकों के लिए सबसे बेहद ही एक खास जगह है। आज भी लोग वहां पे पर्यटन के स्थान पे घूमने या फिर कोई लोग अपने आस्था को लेकर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली से द्वारा बना हुआ है या किस शैली के अंतर्गत आता है, तो ये जो है नागर शैली के अंतर्गत आता है। और ये यदि इससे विषय में पूछा जाए कि कहाँ है, तो ये जो है उड़ीसा में है। दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये भी नागर शैली के अंतर्गत आता है। और एक और एग्जांपल नोट कर लीजिए। देखिए ये सब जो बता रहा हूं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी को मतलब उलट पुलट करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, इसमें देखिए हम बता दिए उड़ीसा में है, लेकिन इसके विषय में जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे और विशेष करके कला एवं संस्कृति में, जब आपको पहले ही बता दिए थे पहले ही क्लास में कि कला एवं संस्कृति भी प्राचीन भारत में ही और इतिहास का ही एक भाग माना जाता है। जैसे इसका एक अलग सिलेबस है कला एवं संस्कृति, उसमें यदि आप पढ़िएगा ना तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर के विषय में स्पेशल एक चैप्टर ही बना हुआ रहता है। तो उसमें आपको ये डिटेल से पता चल जाएगा कि ये किसने बनाया है, किस शासकों ने बनाया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये मंदिर जो है नागर शैली के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, नागर शैली के अंतर्गत में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, दूसरा है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का भी निर्माण नागर शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, झांसी का दशावतार मंदिर। अब देखिए झांसी कहाँ है, आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो झांसी कहाँ, ये कमेंट में लिख के बताइए, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए क्या लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये 3 मंदिर जो है इसको आप लोग रट लीजिए। कई एग्जाम के सवाल में पूछा जाता है कि ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या कोणार्क मंदिर हो या झांसी का दशावतार मंदिर हो, ये नागर शैली के अधीन में आता है। ठीक है, देखिए जो लोग नोट कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा जो अभी नए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा है बेसर शैली। यह शैली जो है, यह शैली मध्य भारत में, जिसे मिडिल इंडिया कहते हैं, मध्य भारत में विंध्य से लेकर बेसर की शैली जो है मध्य भारत में विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक, यानी दक्षिणी भारत जो सुदूर दक्षिणी है उससे थोड़ा ऊपर जो है कृष्णा नदी के, आप यदि मैप देखिएगा तो कृष्णा नदी के आसपास में, और वहां से लेकर के मतलब मध्य भारत से लेकर के मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नीचे तक जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य पर्वत से नीचे से लेकर कृष्णा नदी तक जो है, यहाँ इस क्षेत्र में बेसर शैली जो है विकसित हुए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत में भी बहुत सारे मंदिर आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का अंबरनाथ का मंदिर, ये जो है ये बेसर शैली के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। ये विशेष करके मंदिर बहुत सारी चीज जगह पूछा जाता है, विशेष करके जब आपको कला एवं संस्कृति से सवाल जब आएगा, जब भी किसी भी सवाल में किसी भी एग्जाम में, तो उसमें ज़्यादातर इसी से सवाल पूछा जाता है कि मंदिरों की शैली किस शासकों के द्वारा निर्माण किया। जो आपको बार बार बता रहे हैं कि ये किसके द्वारा निर्माण किया गया, ये हम पढ़ेंगे या तो जब शासक के विषय में पढ़ेंगे तो उनके कार्यकाल के विषय, उसमें जो उन्होंने जो नगर एवं स्थापना या फिर जो क्या कहते हैं कि स्थापत्य कला में उसका क्या योगदान रहा है, उसके विषय में हम वहाँ पर हम पढ़ लेंगे। या फिर जब हम इसी अंबरनाथ के मंदिर या फिर कोई मंदिर के नाम में जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ ये उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि ये बेसर शैली के अंतर्गत में आता था। तो बेसर शैली कहाँ तक फैला था? मध्य भारत में विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक। ठीक है, देखिए इससे इंपॉर्टेंट एक तथ्य और समझ लीजिए कि इस शैली को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। ठीक है, बेसर शैली को अगर यदि ये सवाल पूछा जाए कि किस शैली को दक्षिणापथ कहा जाता है या दक्षिणापथ किस शैली को कहा जाता है,
तो आपको इसमें आंसर बेसर की शैली को मार देना, ठीक है। और इसके विषय में एक चीज़ जानकारी और दे देता हूँ कि बेसर की शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का सम्मिश्रण है, ठीक है। बेसर शैली में आपको नागर शैली का भी झलक मिलेगा और द्रविड़ शैली का भी झलक मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद कर लीजिए कि नागर, अब देखिए आप कहिएगा कि द्रविड़ शैली कहाँ से आ गया है सर, तो द्रविड़ शैली के विषय में अभी तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो बेसर की शैली जो है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए। इसका उदाहरण में है महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर। इसमें एक शैली और पढ़ते हैं, द्रविड़ शैली, जो अभी बताए थे आपको। यह शैली जो है दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विकसित हुआ, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नागर शैली। नागर शैली कहाँ था, उत्तर भारत में और नीचे विंध्य के पर्वत तक था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बेसर की शैली। बेसर की शैली विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी के बीच में था, यानी वो मिडिल इंडिया में था, ठीक है। और ये जो तीसरा द्रविड़ शैली, आज भी द्रविड़ शैली विशेष करके कृष्णा नदी से नीचे जो है वो नीचे से लेकर के कन्याकुमारी, यानी मूलतः रूप से ये दक्षिणी भारत का ये शैली रहा था, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत में कौन कौन से मंदिर दिखाए। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, दूसरा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर कहाँ स्थित है, तो वर्तमान के तमिलनाडु में। एक इसमें और महत्वपूर्ण मंदिर है इसी से द्रविड़ शैली का ही, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर ये भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मत रखिए कि कहाँ पर है, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि बता देंगे कि जब या तो शासक के विषय में जब पढ़ेंगे या फिर इस मंदिर के विषय में जब कला संस्कृति में का जब चैप्टर आएगा तो उसमें आपको विस्तार से बता देंगे। इसमें सिर्फ एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब देखिए भवन एवं स्मारक में हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मस्जिद के विषय में नहीं पढ़े, तो मस्जिद के विषय में हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भवन एवं स्मारक में के संदर्भ में ही आप दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको नोट करवा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। एक शब्द आएगा आपको गोपुरम। इसका मतलब क्या होता है कि मंदिरों के, तो इसका देखिए गोपुरम शब्द जब भी आएगा तो वहां समझ लीजिए कि मंदिरों के ऊंचे द्वार को गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, मंदिरों के द्वार को गोपुरम कहा जाता था नहीं होगा, यहाँ पर है होगा। दूसरा है विमान। तो देखिए विमान किसको कहा जाता था कि ये आपको दक्षिण भारत में ज़्यादा मंदिरों में मिलेगा कि मंदिर के ऊपर, भवन के ऊपर भवन, ठीक है। यानी इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि भवन के ऊपर भवन को विमान कहा जाता था। ये जो है ये विमान का आपको झलक सबसे ज़्यादा आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपको सवाल एग्जाम में आ सकता है या तो ऐसा कोई टर्म आ जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं। तो ये था भवन एवं स्मारक। आपको पहला क्या बताए थे, अभिलेख, दूसरा था भवन एवं स्मारक, अब तीसरा क्या है, तो तीसरा देखिए हम लोग मूर्ति कला के विषय में भी जिक्र करेंगे। तो जब हम लोग इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें मूर्ति कला भी हमें इतिहास की जानकारी देने में बहुत ही योगदान दिया है, ठीक है। इस कई मूर्ति से हम लोग पता कर पाए कि ये कब का बना हुआ मूर्ति था और किस शासकों के द्वारा बनाया गया और उस समय की परिस्थिति, उस समय की सामाजिक संरचना क्या रही थी, ठीक है। तो मूर्ति कला के विषय में भी हम लोग जानते हैं, उस समय इससे समझ में आता है कि जिस वक्त जैसे कि गुप्त काल में मूर्ति कला का सबसे उत्कीर्ण उदाहरण मिलता है, तो उस समय हम लोग जानते हैं कि किन शासकों का क्या योगदान रहा है, या तो उस समय हमारा स्थापत्य कला कितना विकसित था, ठीक है। तो ये सब के विषय में हम लोग जाने, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं। अभी इस सब के विषय में जब हम लोग शासक के विषय में जब जाएंगे ना, शासकों के अध्ययन में, जैसे कि गुप्त वंश के साथ मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर इसके आगे जब अध्ययन करेंगे तो इसमें जो है हम लोग डिस्कस विस्तार से करेंगे। यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि प्राचीन इतिहास के स्रोत में हम लोग क्या किन किन चीज़ों का किन किन चीज़ों से सहायता मिला है, ठीक है।
तो मूर्ति कला जो है हमें सबसे ज़्यादा मिलता है गुप्त काल में, और ऐसे लगभग हर एक शासन काल में, मतलब जो उसमें उससे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी देने में सहायता हुई। और मूर्ति कला भी दो शैली में निर्मित हुआ है, एक है गांधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। ठीक है। और मूर्ति कला का जब हम जिक्र करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब शुंग वंश आए या मौर्य वंश आए उसके बाद से हम लोग को मूर्ति बनाना से, मूर्ति कला लगभग आपको हड़प्पा काल से ही जानकारी मिल जाएगा। हड़प्पा काल से के ही लोग मूर्ति का बनाना प्रारंभ किया। आज भी जब खुदाई होता है तो जब देखते हैं ना कि ये हड़प्पा काल की मूर्तियाँ मिलती है, तो इससे पता चलता है कि जब हम लोग एक तरह से आद्य ऐतिहासिक काल में जब हम लोग जी रहे थे, उसी समय से हम लोग मूर्ति बनाना सीख लिए थे। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त पूजा करने के लिए, कुछ लोग पूजा करने के लिए भी बनाते थे, लेकिन कुछ लोग इस तरह से एक पेशेवर ढंग से भी बनाते थे। तो यहाँ पे हम लोग दो शैली के विषय में जिक्र करेंगे। दो शैली में मूर्ति कला का विकास ज़्यादा हुआ था, एक है गांधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। सबसे पहले हम लोग गांधार शैली के विषय में जिक्र कर लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग देखेंगे गांधार शैली के विषय में। तो गांधार शैली में भारतीय कला और यूनानी कला दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। तो यानी इसको इस प्रकार से लिखिए, इसमें जो है, इसमें भारतीय कला और यूनानी कला दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है। तो देखिए इसमें जब भी गांधार शैली का जिक्र होता है तो इस तरह से आपके पास सवाल आएगा कि कौन सी शैली में भारतीय कला और यूनानी कला का झलक दिखा है, या तो फिर इस तरह से सवाल आएगा कि किस शैली में यूनानी कला का झलक देखने को मिलता है। उसमें अगर यदि गांधार शैली रहे तो एग्जैक्टली आंसर गांधार शैली होगा। ठीक है। तो देखिए, और इस शैली का जो है निर्माण सबसे ज़्यादा गांधार क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसका नाम गांधार शैली। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इस शैली का सबसे अधिक विकास गांधार के क्षेत्र में हुआ था, जिसके वजह से इसका नाम जो है गांधार शैली पड़ गया। अब देखिए गांधार शैली के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेंगे कि इसका विशेषता क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहला विशेषता है कि भारतीय कला और यूनानी कला दोनों का मिश्रण है, और इसका नाम क्यों पड़ा गांधार शैली, तो इसका विकास जो है गांधार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताते हैं कि आप लोग महात्मा बुद्ध के नाम से को जानते होंगे, और यदि जो नहीं जानते हैं वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जब बुद्ध काल पढ़ाएंगे तो उस वक्त आपको बता देंगे। तो बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियां जो है, तो बुद्ध की मूर्तियां जो सबसे पहले खोजा गया था वो गांधार शैली के द्वारा ही, गांधार शैली के अंतर्गत ही निर्मित था। ठीक है। तो आप इस चीज को नोट भी कर लीजिए, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध की मूर्तियां सर्वप्रथम इसी शैली में बनी थी। ठीक है। दूसरा इसमें क्या बताए थे, मथुरा कला। तो मथुरा के नाम से ही पता चल रहा है कि मथुरा कहाँ है, किस जगह पे मथुरा है। तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है मथुरा। ठीक है। तो मथुरा में ही इसका विकास सबसे अधिक हुआ था, इसी के लिए इसका नाम मथुरा कला पड़ गया। ठीक है। और इसका एक विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी कला माना जाता है, इसमें किसी भी विदेशी कला का झलक नहीं दिखता है। ठीक है। ये पूरी तरह से भारतीय कला इसको कह सकते हैं। ठीक है। इसमें इसको हम लिख दीजिए, इस शैली या इस कला का मथुरा में हुआ था, इसलिए इसका नाम मथुरा कला पड़ गया। ठीक है। यह जो है, यह कला पूर्णतः स्वदेशी है। इसमें किसी प्रकार का विदेशी कला का प्रमाण या एक तरह से क्या प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। और एक चीज के विषय में और जान लीजिए कि यह कला का विकास जो है, इस कला का विकास सबसे अधिक गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। आपको यहाँ पे संक्षेप में बता रहे हैं, आगे विस्तार से बताएंगे जब हम शासन काल में आएंगे। ठीक है। तो लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, आगे आपको परेशानी नहीं होगा। इस कला का विकास सबसे अधिक गुप्त काल में हुआ। तो देखिए तीसरा था मूर्ति कला। भारत के जो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कितने स्रोत को पढ़े थे, कुल 6।
पहला क्या था? अभिलेख। अभिलेख के विषय में आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। दूसरा था भवन एवं स्मारक, अभी बताएं जस्ट पीछे। तीसरा था मूर्ति कला। ठीक है, तो मूर्ति कला में दो कला का विकास सबसे अधिक हुआ था, एक है गंधार कला, दूसरा है मथुरा कला। गंधार कला के विषय में बताए थे, गंधार कला में यूनानी कला और भारतीय कला दोनों का मिश्रण है। ठीक है, और वो गंधार के क्षेत्र में ज़्यादा विकसित हुआ, जिसकी वजह से उसका नाम गंधार कला पड़ गया था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि बुद्ध की मूर्ति जो है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले गंधार कला में बनी थी। ठीक है, ये आपको ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले किस कला में बनाई गई थी, तो वो गंधार कला में था। ठीक है, अब दूसरा है मथुरा कला। ये पूरी तरह से हमारा स्वदेशी कला है। ठीक है, ये इसका विकास मथुरा में हुआ था, जिसके वजह से इसका नाम मथुरा कला पड़ गया। इसमें विदेशी कला का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा विकास जो है गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, चौथा था चित्रकला। तो देखिए, चित्रकला जो है ये प्राचीन भारत के विषय में, यानी प्राचीन इतिहास के विषय में जानने में सबसे ज्यादा सहायक, अभिलेख के बाद अगर यदि सहायक रहा है तो सबसे ज्यादा यही रहा है। ठीक है, इसमें और इससे संबंधित सबसे ज्यादा सवाल आपके पास आएगा, और अभी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा कि मैक्सिमम सवाल इसी से आता है। ठीक है, आपको जैसे चित्रकला जब हम बोलते हैं तो चित्रकला में भी वही है कि हमारे इतिहास में, यानी हमारा जो सामाजिक परिस्थिति रहा है या फिर हमारा जो ऐतिहासिक स्थिति रहा है, उसमें चित्रकला का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, चाहे वो पत्थरों में खुदाया गया चित्र हो या फिर बाद में, उस वक्त तो कागज़ का खोज हुआ नहीं था कि कागज़ में बनाए, तो उस वक्त क्या करते थे कि पत्थर में खोद करके बनाते थे, गुफाओं में बनाया जाता था। ठीक है, जो हम आगे अभी बताएंगे। ठीक है, उस स्थिति में भी, जैसे कि जिस शासक के शासनकाल हो या जो भी परिस्थिति रहा हो, तो उस समय की सामाजिक स्थिति क्या रही थी, उस समय में धार्मिक परिस्थिति, किन किन धार्मिक मान्यताओं को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जैसे मान लीजिए कि आपको आगे पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, जो मौर्य काल में पढ़िएगा, मौर्य वंश के विषय में, कि चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म से वो संबंधित थे। ठीक है, तो उनके समय में जैन धर्म का विकास सबसे ज़्यादा हुआ, जैन धर्म का चित्र बनाया गया है। ठीक है, और उसके समय में भी, मतलब उस वक्त जो भी चित्रकला का विकास हुआ वो जैन धर्म से संबंधित रहा है, और उसी के वंशज जो आगे चल के उसी का, जैसे कह सकते हैं, पोता थे अशोक, वो बुद्ध धर्म से, वो जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित थे। तो उसके समय में जितने भी चित्रकला बनी थी या फिर जो भी, सबसे ज़्यादा विकास बुद्ध धर्म से संबंधित रहा है। ठीक है, तो धार्मिक मान्यताएं भी चित्रकला में के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिति भी चित्रकला के दायरे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है हम लोग के समय, अभी जिस तरह हम किताब लिखते हैं, तो उस वक्त तो किताब लिखने की व्यवस्था थी नहीं, तो उस वक्त की परिस्थितियां को समझाने के लिए चित्रकला में, चित्र के रूप में बना करके रखते थे। ठीक है, तो इसी में जो है हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला के विषय में, कि चित्रकला हमारे इतिहास को, हमारे जीवन में या फिर हमें इतिहास को समझने में किस प्रकार के सहायक रहा है। चित्रकला में मुख्य रूप से 4 चित्रकला हमारा रहा है। ठीक है, पहला रहा है अजंता चित्रकला, दूसरा है एलोरा की चित्रकला, तीसरा है एलिफेंटा चित्रकला, और बाघ की चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत में हम लोग इसी 4 के विषय में डिस्कस करेंगे कि चित्रकला मुख्य रूप से, चित्रकला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 4 चित्रकला के विषय में आप इतिहास में आगे पढ़िएगा। पहला है अजंता में चित्रकला, दूसरा है एलोरा, तीसरा एलिफेंटा, चौथा बाघ की। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि अजंता का चित्रकला किससे संबंधित था, किस धर्म से संबंधित था, किस शासक में कहाँ ज़्यादा विकसित हुआ है, हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। उसी प्रकार एलोरा में ये किस धर्म से संबंधित थे, किस शासनकाल में ज़्यादा चर्चित चला था, और किस क्षेत्र में। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अजंता की चित्रकला। पहले हम लोग पढ़ेंगे अजंता की चित्रकला के विषय में। तो ये चित्रकला जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो है कुल 29 चित्र अलग अलग बना था, लेकिन वर्तमान में अब 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग ये लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए कि यह चित्रकला जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है।
इससे डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है कि अजंता की चित्रकला कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। किस जिला में? तो औरंगाबाद जिला में। इसमें प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में 29 गुफा चित्र थे, यानी 29 गुफा थे। ठीक है, तो हम आपको पहले बताए थे ना कि चित्रकला उस वक्त के में क्या करते थे, क्योंकि किताब का या फिर किसी चीज़ का विकसित हुआ नहीं था, तो पत्थर में या गुफाओं में वहाँ चित्र बनाते थे। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि ये किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें प्रारंभ में 29 गुफा थे, लेकिन वर्तमान में अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है प्रारंभ में 29 गुफा थे, लेकिन अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन कौन से बचे हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, बताएं कि गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, इससे डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से बचे हैं। तो ये गुफा जो है बचा हुआ है वर्तमान में। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बताए थे ना कि आपको कि ये उस वक्त की चित्रकला से ये हम लोग को बताया जा सकता था और बताया जाता था कि उस वक्त कौन से धर्म के लोग मान्यता। तो ये जो है अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यदि इसमें धार्मिक विषय में पूछा जाए कि किस धर्म से संबंधित है अजंता की चित्रकला, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा। देखिए अब महायान शाखा क्या है, तो ये जब बौद्ध धर्म के विषय में हम पढ़ेंगे ना, तब उसमें आगे बता दिया जाएगा कि बौद्ध धर्म आगे चल के, जैसे जब बुद्ध की मृत्यु होता है तो उसके आगे बाद चल करके बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। तो अजंता की चित्रकला जो है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। और इसमें जो है जातक के चित्रों को, जातक क्या है, जैसे जातक क्या है, तो जातक बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, जैसे आपको इससे भी सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, 4 ग्रंथ दे दिया जाएगा, तो इसमें जातक अगर यदि है तो जातक बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो है जातक से संबंधित चित्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए इससे संबंधित तथ्य एक चीज और बता देते हैं कि जो गुफा संख्या 16 और 17 है, इसे राजकुमारी गुफा कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो गुफा संख्या 16 और 17, जिसे राजकुमारी का गुफा भी कहा जाता है, ये जो है गुप्तकालीन गुफा है। ठीक है, तो देखिए इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो गुफाएं जितने भी उसमें बने थे, सिर्फ एक शासक द्वारा नहीं बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं इसमें बता रहा है कि 16 और 17 जो है ये गुप्तकालीन गुफा है। ठीक है, इसमें देखिए इससे संबंधित एक चीज और है कि गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी और गुफा संख्या 17 में यशोधरा का चित्र बनाया गया है। तो देखिए आपको इसमें जो है गुफा संख्या जो अभी जितने 6 गुफा बचा हुआ है, इसमें 16 और 17 इसलिए उसको राजकुमारी की गुफा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें 16 जो है राजकुमारी का चित्र बना हुआ है और 17 में यशोधरा। तो यशोधरा कौन है पता है आपको? यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है। ठीक है, तो उनका चित्र जो है उसमें उत्कीर्ण किया गया है। और ये सबसे पता चलता है कि अजंता की चित्रकला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब दूसरा है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा के विषय में अभी लोग समझेंगे। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं कि यह गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। एलोरा की गुफा जो है ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, प्रारंभ में इसमें 29 गुफा का खोज किया गया था, लेकिन बाद में जब और आगे जब इसके विषय में जानकारी इकट्ठा किया तो 1990 के आसपास में 43 गुफा का खोज और हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितना हो गया, जैसे अभी अगर तो जैसे पहले 29 गुफा का खोज किया था और 1990 में 43 गुफा और खोज किया था, तो इसमें कुल मिलाकर कितना हो गया?
72 गुफा हो गया, वर्तमान में है। अब देखिए यदि ये धर्म के विषय में हम लोग यदि जानते हैं, धर्म में एलोरा की गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, तब देखिए इससे भी मतलब देखिए ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या किस लिए, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि उस वक्त की चित्रकला से, जिसे हम उस वक्त की स्थिति क्या था, कौन से धर्म के लोग पालन कर रहे थे, या फिर उस समय के माहौल में कौन से धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, या फिर उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके वो भी वर्तमान में बताने के लिए या फिर आगे बताने के लिए उन लोगों ने चित्रकला का सहारा लिया। ठीक है, अब जैसे अजंता की चित्रकला में हम लोग देखे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये तीनों से, लेकिन इसका अगर यदि निर्माण यदि करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकास ये निर्माण का किसने किया है, तो ये राष्ट्रकूटों ने, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखिए पहले पढ़े थे अजंता की चित्रकला, दूसरा है एलोरा, अब है एलिफेंटा की गुफा। तो ये भी जो है बम्बई बंदरगाह, उस वक्त बम्बई था जो अभी वर्तमान में मुंबई हो गया है, उस वक्त बम्बई कहा जाता था, बम्बई बंदरगाह के 9 किलोमीटर के दूरी पर जो है इसका खोज किया गया था। ठीक है, और इसका खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता। जब पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने ही इस चीज़ का एलिफेंटा की गुफा का पता लगाया था। ठीक है, तो यह गुफा जो है महाराष्ट्र के बम्बई बंदरगाह, वर्तमान में मुंबई इसको कहते हैं, से 9 किलोमीटर की दूरी पर पता चला, मतलब खोज किया गया। ठीक है, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि इसका खोज जो है पुर्तगालियों ने किया था। इससे संबंधित एक तथ्य और जानिए कि इसका प्राचीन नाम जो है एलिफेंटा की गुफा, या तो जिस जगह पे इसका खोज किया गया था ये इस गुफा को, उसका प्राचीन नाम धारा नगरी था। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, इसका प्राचीन नाम धारा नगरी था। अब देखिए बात है कि जिसे देखिए इसके विषय में तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं कि एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र के बम्बई बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर खोजा गया। किसने खोजा? पुर्तगालियों ने। और ये जो जहाँ पे खोजा गया है वहाँ पर उस जगह को धारा नगरी कहा जाता है, यानी उसका प्राचीन नाम धारा नगरी था। ठीक है, तब देखिए इस जिस गुफा का खोज किया गया उसको एलिफेंटा की गुफा क्यों कहा जाता है? तो जब इसके विषय में जब उन्होंने पुर्तगालियों ने जब खोज पता लगाया था तो उनको जो है हाथी के आकार का एक विशाल गुफा पता चला था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है एलिफेंटा की गुफा को रख दिया गया। अब देखिए इसमें जो है धर्म के विषय में जो है अब लोग जानेंगे, यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में, या तो फिर यदि हिंदू धर्म ऑप्शन रहेगा तो हिंदू धर्म मानना है, नहीं तो फिर शैव धर्म से संबंधित था। ठीक है, क्योंकि इस गुफा में जो है शिव की विशाल मूर्ति मिला था, इससे पता चलता है कि ये हिंदू धर्म से और इसमें जो है शैव धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग याद क्या कर रखना है कि ये महाराष्ट्र में खोजा गया था। कहाँ पे? तो बम्बई के निकट में। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपके लिए ये रह जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम के लिए, विशेषकर रेलवे, SSC, बैंकिंग, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसका खोज जो है पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, और तीसरा स्थल यह है कि इसमें जो है जहाँ पे इस जगह को खोजा गया था एलिफेंटा को, उस जगह का नाम धारा नगरी, प्राचीन नाम उसका धारा नगरी कहा जाता था। ठीक है, और धर्म के रूप में ये हिंदू धर्म में शैव धर्म, यदि जैसे ऑप्शन में सिर्फ हिंदू धर्म रहे तो हिंदू धर्म मानना है, अगर यदि शैव धर्म दिया रहेगा तो शैव धर्म को मानना है, क्योंकि इसमें जो है इस गुफा में शिव की मूर्ति मिला था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 3 चित्रकला के विषय में पढ़ लिए। कौन कौन से? अजंता, एलोरा और अभी पढ़ लिए एलिफेंटा। अब बचा क्या है? बाघ की चित्रकला। बाघ की चित्रकला ये जो है ये भी मतलब चित्रकला के दायरे में, ये चौथा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और ये अंतिम है चित्रकला के दायरे में जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं। इसमें से बाघ की चित्रकला ये जो है मध्य प्रदेश में मिला है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट अलग क्या देखें कि इससे पहले 3 जो है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, तीनों जो है महाराष्ट्र में मिला है, लेकिन एक अकेला बाघ की चित्रकला है जो मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बाघ नदी के किनारे मिला है।
इसलिए इसका नाम बाघ नदी बाघ चित्र का चित्रकला लिख पड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कि यह मध्य प्रदेश में बाघ नदी के किनारे खोजा गया, जिसके कारण इसका नाम बाघ की चित्रकला रखा गया। यहाँ से ठीक है, ये भी एक तरह से गुफा ही में ही खोज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है कुल 9 गुफा की खोज किया गया था। यहाँ से कुल 9 गुफा खोजा गया है। अब देखिए इसका धार्मिक प्रवृत्ति देखेंगे, धर्म से संबंधित अगर बात हम देखते हैं तो ये जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और उसमें भी महायान शाखा। महायान शाखा से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि बुद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो इसके आगे जाकर के बुद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो महायान शाखा से संबंधित है। अब देखिए इसमें याद रखने वाला क्या चीज़ है, आप मेरे साथ दोहराइए कि चित्रकला में कितने चित्रकला अभी हम लोग पढ़े हैं? 4 चित्रकला। पहला है अजंता की चित्रकला, दूसरा एलोरा की चित्रकला, तीसरा एलिफेंटा की चित्रकला और चौथा बाघ की चित्रकला। अजंता की चित्रकला किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की चित्रकला ये तीनों धर्म से संबंधित, बौद्ध, हिंदू और जैन। ठीक है, उसके बाद आता है एलिफेंटा की चित्रकला, ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित है। और हिंदू अगर यदि नहीं रहे तो शैव अगर धर्म रहे तो शैव धर्म से, क्योंकि वहाँ जो है शैव की मूर्ति रखी गई। लेकिन एलिफेंटा नाम क्यों रखा था? क्योंकि विशाल हाथी के आकार का मिला था। ठीक है, और चौथा है बाघ की चित्रकला। ठीक है, ये इसमें बाघ का आकार का ही चित्रकला नहीं था, इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये बाघ नदी के किनारे, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इससे पहले तीनों महाराष्ट्र में मिला था। ठीक है, और ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है और महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए चित्रकला में हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब 5वां क्या स्रोत था जिससे कि हम लोग प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे? 5वां था सिक्का। ठीक है, सिक्का से भी हमें इतिहास के विषय में बहुत बेहतरीन जानकारी मिल रहा है। और सबसे मतलब समझिए कि इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हम लोग उस सिक्का के विषय में क्या जानकारी मिलता था, तो कौन से शासक, आगे चल के इसके विषय में और विस्तार से पढ़िएगा कि कौन से शासक के समय कौन सा सिक्का का मतलब छपवाया गया था, या फिर मतलब क्या कहते हैं उसे बनाया गया था, उससे ये पता चलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए सिक्का के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि सिक्का जैसे मान लीजिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, या फिर जैसे एक शासक के विषय में बताएं समुद्रगुप्त में, समुद्रगुप्त के समय जब शासक वो अपने शासक गद्दी पे बैठे थे तो उन्होंने अपने नाम से सिक्का जारी करवाया था। और उन्होंने जो है सिक्का में बीना लेते हुए एक शासक का मतलब चित्र बनवाया था, जिससे हम लोग पता चल रहा था, या फिर हम लोग पता कर पाते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इतिहास की जानकारी सिक्कों से भी बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिक्का के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि सिक्के का, जैसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसको जैसे इतिहास का भी सवाल मांग सकते हैं या फिर विविध का सवाल मांगे। तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, देखिए सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इतिहास का सब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन याद रखने का ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, कि पूछ देगा कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए हम आपको बता दिए। अब देखिए इसमें सिक्के के विषय में यदि हम पढ़ते हैं तो सिक्का जो है कई प्रकार के प्रचलन रहा है। ठीक है, अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के, किसी ने सोने का सिक्का जारी किया, किसी ने तांबे का सिक्का जारी किया, किसी ने चांदी का सिक्का जारी किया, किसी ने कांसे का सिक्का जारी किया। ठीक है, किसी ने मिट्टी का भी सिक्का जारी किया है। तो उसी के विषय में हम लोग, तो उसी से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि किन शासकों ने क्या जैसे किसी ने सोने की सिक्का जारी किया और उसमें जो है अपना मतलब चित्र खुदवाया। जैसे आपको बताए थे ना कि समुद्रगुप्त जो है बिना लेते हुए एक व्यक्ति का मतलब अपना चित्र छपवाया था। तो इसमें इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग सिक्के से भी बहुत चीज़ अध्ययन करते हैं। सिक्का में भी 2 प्रकार के हैं, एक था आहत सिक्का और दूसरा था स्वर्ण सिक्का।
ठीक है। सिक्का दो प्रकार का जारी किया गया था अलग अलग शासकों के द्वारा। एक आहत सिक्का जारी किया गया, इसे पंचमार्क भी कहा गया था, और दूसरा सिक्का स्वर्ण सिक्का जारी किया है। तो पहले हम लोग आहत सिक्का के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्वर्ण सिक्का के विषय में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए आहत सिक्का जो है ये भारत में सबसे पहले आहत का सिक्का का ही प्रचलन हुआ था। ठीक है, और आहत सिक्का का मतलब क्या है कि ये जो है चांदी का बना होता था। ठीक है, इसमें स्वर्ण का सिक्का, इसमें सोने का अंश इसमें नहीं रहता था, ये मुख्य रूप से चांदी का बना रहता था। और इसे एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसे कासार्पण का भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे यदि ऑप्शन में भी ये सवाल पूछा जाता है कि कासार्पण किस सिक्के को कहा जाता है, सोने के सिक्के को या आहत के सिक्के या चांदी के सिक्के यदि रहा है और आहत सिक्के नहीं रहे तो चांदी के सिक्के को भी मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अगर यदि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के और एक ऑप्शन दे देगा आहत सिक्के। ठीक है, तो कासार्पण कौन होगा? आहत के सिक्के होगा। तो देखिए इसके संबंधित कुछ तथ्य को हम आपको लिखवा देते हैं कि सबसे पहले भारत में आहत सिक्के जारी किया गया। यह जो है चांदी का बना होता था, इसे यानी आहत सिक्के को कासार्पण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए और इसमें यहाँ पर देखिए ये सब जितने भी बात लिख रहा हूँ ये सब नोट करने वाला विषय है, और ये चीज़ आपका सवाल क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, सवाल हर बार ये पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत में सबसे पहले आहत सिक्के जारी किए गए, इसे पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत में यही आहत सिक्के जारी किया गया था। यह जो है चांदी का बना होता था। ठीक है, और इसे साहित्य में या धार्मिक शास्त्रों में कासार्पण भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसके संबंधित कुछ और तथ्य को जान लेते हैं। इस सिक्के का प्रमुख विशेषता ये रहा था कि इसमें जो है किसी भी राजा का नाम चित्र उल्लेख नहीं किया जाता था। ठीक है, इस पर किसी भी राजा का नाम या वंश या शासनकाल नहीं लिखा जाता था या नहीं छपता था, कुछ भी आप समझ सकते हैं, नहीं लिखा जाता था। ठीक है, इस पर जो है सिर्फ पेड़ पौधे पशु मतलब इसी प्रकार का चित्र अंकित किया जाता था। इस पर केवल पशु पक्षी पेड़ पौधे और या फिर सूर्य चंद्रमा यही सब उल्लेखित किया जाता था। तो इसका जो है आहत सिक्के का विशेषता ये रहता था कि इस पर जो है किसी भी राजा का नाम वंश शासन काल ये सब का पता नहीं छपता था। इसमें सिर्फ पशु पक्षी पेड़ पौधे और या फिर सूर्य या चंद्रमा का तस्वीर छपता था। ठीक है, और दूसरा है स्वर्ण सिक्के। आपको पहले भी बताए थे कि सिक्के जो है 2 प्रकार के जारी किया गया, एक आहत के सिक्के, दूसरा स्वर्ण सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के जो है सबसे पहले हिंद यूनानी मतलब आगे पढ़िएगा तो हिंद यूनानियों ने स्वर्ण सिक्के सबसे पहले जारी किया है। ठीक है, और इसके विषय में तो इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उस आपको दिखा देते हैं कि यह सिक्का जो है मतलब स्वर्ण सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किया था। अब देखिए इसमें जो है स्वर्ण सिक्के को सबसे पहले जारी तो हिंद यूनानियों ने किया था, लेकिन सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था। ठीक है, देखिए इसमें आपके पास इस तरह से सवाल आ सकता है कि स्वर्ण सिक्के को सबसे पहले किसने जारी किया, तो उसमें आपको मानना है हिंद यूनानी। ठीक है, या फिर हिंद यूनानी ना रहे तो यवन अगर रहे ऑप्शन में, यवन भी आपको ऑप्शन में रह सकता है, यवन। ठीक है, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, यवन यूनानियों को ही कहा जाता था। लेकिन अगर यही सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया, तो वो गुप्त शासकों ने जारी किया। अब देखिए इसी से संबंधित एक सवाल और पूछा जाएगा कि सबसे अधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए, शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, तो इसमें कुषाण वंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सिक्का जारी किया, सोने का सिक्का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं जैसे कि सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किया। तो देखिए सिक्के के विषय में भी देखिए, अब आहत सिक्के जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे उसमें तो
मतलब क्या है कि शासक का नाम नहीं लिखा जाता था, लेकिन पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब का। लेकिन देखिए जब स्वर्ण सिक्के जब आता है तो इसमें जो सबसे अधिक जो है, सबसे पहले सिक्का हिंदू यूनानियों ने जारी किया, उसके बाद सबसे अधिक गुप्त शासकों ने जारी किया, और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर यदि है तो वो कुषाणों ने जारी किया। और इससे संबंधित और बहुत सारे तथ्य हैं इसमें, यहाँ तक आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हम बता रहे हैं कि सिक्के का क्या योगदान रहा था। इससे तो और बहुत सारे तथ्य हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सिक्के के बाद क्या आता है, अवशेष। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी जिस स्रोत से हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिला था, ठीक है, तो उसमें सिक्का एक रहा था, और अंतिम छठा स्रोत रहा था अवशेष। तो अवशेष के विषय में, अवशेष का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि अवशेष क्या किसे कह रहे हैं। तो आप लोग देखिए जब पुराना घर आपका रहता होगा, जैसे कि ना होता है कि जैसे जो दादी माँ या फिर दादाजी या फिर उनके भी पिताजी घर बनाए होंगे, तो अभी आपके समय में वो या तो पूरी तरह से खत्म हो गया होगा या तो फिर टूटा फूटा अवशेष बचा होगा, ठीक है, तो उसी को अवशेष कहते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम लोग इतिहास के बारे में जानने हैं, ठीक है। तो अवशेष में प्रमुख स्थान जो रहा है, जिसका अवशेष हमें इतिहास जानने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, पहला रहा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जिन लोगों ने महाभारत को देखे होंगे उनको याद होगा कि महाभारत में हस्तिनापुर मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, और इसी के लिए वो जो है उसी के लिए लड़ाई भी होता है। जिन लोगों ने देखे होंगे उनको तो ये याद होगा। तो देखिए इस स्थल को जब इतिहासकारों या फिर पुरातत्ववेदता ने जो इतिहास मतलब क्या कहते हैं कि पुराना स्थल को खुदाई करके जो भी मतलब निकालते हैं उसे पुरातत्ववेदता कहते हैं। इन्होंने जब इसका खुदाई किया तो वहाँ पे महाभारत के समय जो युद्ध हुए थे उसके कुछ अवशेष वहाँ पे उनको मिला, और उससे जो है उन्होंने अनुमान लगाया कि जो है महाभारत का युद्ध 900 वर्ष पहले हुआ होगा, ठीक है। जैसे देखिए हस्तिनापुर का जब उत्खनन मतलब वही होता है कि खुदाई करना, खुदाई किया तो उससे इन्होंने पता लगाया कि महाभारत का युद्ध जो है 900 ईस्वी पूर्व, मतलब आज से 2023 साल पहले चल जाइए, उसके बाद जो है उससे 900 साल पहले चल जाइए, ठीक है। तो उस वक्त ये युद्ध हुआ होगा। उसी तरह एक महत्वपूर्ण स्थल है अरिकामेड। यह स्थल जो है पांडिचेरी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब यह स्थल जो है पांडिचेरी में स्थित है, ठीक है। और देखिए इससे जो है यहाँ पर जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ पर जो है रोम का सिक्का, रोमन साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण स्थिति मतलब क्या कहते हैं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ है। जैसे कि रोम का सिक्का जारी हो गया, उसके वहाँ के कुछ पहनावे वस्त्र मतलब चीज़ जारी हुआ, जिससे ये पता चला कि उस वक्त यानी उस जगह जो पांडिचेरी की जगह यानी ये अरिकामेड जगह जो है वहाँ से रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार और संबंध जो है होता था, ठीक है। तो इसलिए इस मतलब यहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि यहाँ मतलब भारत से यानी उस जगह से रोम के बीच यानी रोमन साम्राज्य कह सकते हैं उसको, रोम के बीच व्यापार होता था, व्यापार का पता चला, व्यापार होता था, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरा स्थल है कुम्हरार। तो देखिए जब कुम्हरार का नाम आप लोग अवश्य सुने होंगे आसपास में से। कुम्हरार कहाँ स्थित है, कुम्हरार जो है बिहार के पटना में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या कहते हैं मौर्य स्तंभ जिसको कहते हैं उसका अवशेष मिला है, ठीक है। वो जो आगे जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़िएगा तो उसमें वो पढ़िएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य भवन था वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, और विशेष प्रकार से वो बनाया गया था। लेकिन अभी जो है उसका थोड़ा बहुत मतलब बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, अब सिर्फ उसका अवशेष बचा हुआ है, बचा खोजा मतलब कुछ अवशेष बचा हुआ है। तो कुम्हरार कहाँ स्थित है, यह जो है पटना जिला में स्थित है, ठीक है। इससे आपको बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उसमें वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। ऐसे केंद्र से संबंधित जैसे रेलवे या एसएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन बिहार से संबंधित ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग प्राचीन भारत में ये सब जब खत्म करके जब शासक के विषय में जब पढ़ेंगे तो पहले जब हर्यक वंश के विषय में जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो आगे जाकर के मौर्य वंश के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है
वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वहाँ यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का 80 स्तंभ वाला लकड़ी का महल, ठीक है, महल का अवशेष मिला। ये आज भी है, जो लोग पटना जाते हैं वो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अवशेष, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, अवशेष से भी हम लोग इतिहास के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलता है कि जैसे हस्तिनापुर से जानकारी मिलता है कि जब हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था तो उसमें जानकारी मिला कि महाभारत का युद्ध जो है आज से लेकर के यानी 900 ईस्वी पूर्व, ठीक है, पहले हुआ था, ठीक है। उसी तरह एक और स्थल है अरिकामेड़, तो यहाँ से भी हम लोग को कुछ जानकारी मिला, जैसे कि भारत और रोम के बीच व्यापार के विषय में, ठीक है। और तीसरा जैसे पटना में है, पटना कुम्हरार जो है ये पटना जिला में स्थित है। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का 80 स्तंभ वाला यानी 80 खंभे वाला, सीधे सीधे समझिए, खंभे वाला लकड़ी का महल मिला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उत्खनन अवशेष से 3 ही चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ आपको इसलिए बताया गया है उदाहरण के रूप में, ताकि आप ये समझ सकते हैं कि अवशेष भी हमें इतिहास समझने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग ये उतार लिए, उतार लीजिए। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्राचीन भारत के स्रोत, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो इसमें कौन कौन से स्रोत देखे थे, 3 स्रोत, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। ये आपको पहले दिन भी बता दिए, अभी सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में कुल 6 प्रकार के हम लोग जानकारी लिए थे, ये चीज़ हम अभी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में साहित्यिक स्रोत से हमें कैसे जानकारी मिलता है और क्या जानकारी मिलता है, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।